पूर्वोत्तर का उग्रवाद, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर का उग्रवाद। तो जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है ये सेवन सिस्टर्स को शामिल करता है हमारे देश में। अगर हम लोग देखें तो ये जो हिस्सा है ये 7 राज्य पूर्वोत्तर के 7 राज्य कहलाते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ये जो पूरा हिस्सा जुड़ता है ये पूरा हिस्सा सेवन सिस्टर्स का हिस्सा है, 7 राज्यों का हिस्सा है। और ये जो सेवन सिस्टर्स हैं इन सेवन सिस्टर्स में 7 राज्यों में स्वतंत्रता के बाद शासन प्रशासन बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, बड़ा चैलेंजिंग रहा। और यहां पर अलग अलग गृह भूमि को लेकर के अलग अलग आंदोलन चलते रहे। एक सेपरेट होमलैंड का मूवमेंट चलता रहा। ये जो सेपरेट होमलैंड का मूवमेंट था कि हमको हमको अलग राज्य चाहिए, जो सेपरेट होमलैंड का मूवमेंट था, हमको अलग राज्य चाहिए, हमारी अलग गृह भूमि चाहिए, यही जो सेपरेट होमलैंड का मूवमेंट है इसी को इंसर्जेंसी कही जाती है। इसी को पूर्वोत्तर का उग्रवाद कहते हैं, या पूर्वोत्तर का विप्लव कह लो, पूर्वोत्तर की हिंसा कह लो, कुछ भी कह लो। हिंदी में हम लोग, इंग्लिश में इंसर्जेंसी है। हिंदी में सबके अनुवाद एक जैसे मिलते हैं, हिंदी में सबके अनुवाद लगभग एक जैसे मिलते हैं। तो ये बेसिकली, लेकिन ये इंसर्जेंसी है, ये पूर्वोत्तर की इंसर्जेंसी है। इंसर्जेंसी का मतलब हुआ ये एक सेपरेट होमलैंड के लिए किया जाने वाला आंदोलन, एक सेपरेट होमलैंड के लिए किया जाने वाला संघर्ष। तो एक सेपरेट होमलैंड के लिए, एक अलग होमलैंड के लिए, एक अलग गृहभूमि के लिए जो आंदोलन किया जाता है इसी को इंसर्जेंसी का नाम दिया गया। इसका मतलब यह है कि पहले देखो जो पूर्वोत्तर के राज्य थे, यानी अगर हम पूरे पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में 3 इकाइयां थी। असम था, मणिपुर और त्रिपुरा। बस केवल ये 3 हिस्से हुआ करते थे पूरे पूर्वोत्तर में। जो मणिपुर और त्रिपुरा थे ये शाही राज्य थे और असम ब्रिटिश प्रांत था। ये ब्रिटिश प्रांत था और ये दोनों शाही राज्य थे। शाही राज्य का मतलब हुआ कि यहां राजाओं का शासन था। मणिपुर में मैतेई लोगों का शासन था। मैतेई जनजातियां होती थी पहले, अब उनके जनजातियों का दर्जा खत्म कर दिया गया है। वे फिर से डिमांड कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई पिछले 1-2 वर्षों में, 2023 से लेकर के मणिपुर में हिंसा खूब हुई। उसके पीछे रीजन यही था, बाकी हम लोग चर्चा करेंगे, लिखेंगे कि पहले जो मैतेई लोग थे वो जनजातियां हुआ करते थे, लेकिन 1949 में भारत सरकार ने मैतेई का जनजाति का दर्जा खत्म कर दिया। उसका इन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कैसे, वो सारी चीजें चर्चा करेंगे अभी हम लोग आगे। तो फिर मैतेई ने आगे चल करके ये मांग शुरू की कि भाई हमारा तो जनजाति का दर्जा था, क्यों खत्म कर दिया, वापस दो मुझे। बड़ा लंबा संघर्ष उन्होंने चलाया अपनी जनजाति का दर्जा पाने के लिए। फिलहाल अभी भी जनजाति का दर्जा नहीं मिला। तो मणिपुर में मैतेई लोगों का शासन हुआ करता था और त्रिपुरा में त्रिपुरी लोगों का शासन होता था। जनजातियां हैं ये सब। फिलहाल आज त्रिपुरा में जो त्रिपुरी जनजातियां हैं वो अल्पसंख्यक हैं, जिनका कभी त्रिपुरा में एक समय में शासन हुआ करता था और जिनके नाम पर इसको त्रिपुरा कहते थे, आज वो त्रिपुरी जनजाति के लोग त्रिपुरा में अल्पसंख्यक हैं। बुरी तरीके से अल्पसंख्यक हैं, उनकी संख्या 15-16% से ज्यादा नहीं है, यानी बुरी तरीके से अल्पसंख्यक। बाकी सब बांग्लादेशी घुसपैठिए और इस तरीके के घुसपैठिए मिल करके उनकी संख्या काफी बढ़ चुकी है। त्रिपुरी लोग अल्पसंख्यक हो चुके हैं। लेकिन पहले मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों शाही राज्य थे, राजाओं का शासन था, जनजातीय राजाओं का शासन था। जब स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता मिलने के बाद इन्हें सी श्रेणी का राज्य बना दिया गया। हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में कि संविधान में शुरू में ABCD श्रेणी के राज्यों का वर्णन था, बाद में फिर उन्हें खत्म करके और यूनियन टेरिटरी और स्टेट का दर्जा दे दिया गया 1956 में। तो इन्हें C श्रेणी का स्टेट बनाया गया क्योंकि राजाओं का शासन था, बिना विधायिका वाली व्यवस्था थी। फिर इसे आगे चल करके 1956 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसको संघ राज्य कहते हैं या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं बोलचाल में। तो इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और फिर 1972 में, ये 1956 में हुआ, और फिर 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा दोनों को राज्य बना दिया गया। मणिपुर भी राज्य बन गया, त्रिपुरा भी राज्य बन गया। इस तरीके से मणिपुर और त्रिपुरा के राज्य बनने की कहानी है। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे संघर्षों की जो नींव है वो इन्हीं इतिहासों में दफन है। तो हमने बताया कि पहले जिन जनजातियों के नाम पर त्रिपुरा कहलाया, आज वो अल्पसंख्यक हैं क्योंकि बाहरी घुसपैठियों ने वहां पर अपना कब्जा जमा लिया, उनकी संख्या अधिक हो चुकी। मणिपुर में मैतेई आज भी, क्योंकि पहले मैतेई लोगों का शासन था, लेकिन आगे चल करके भारत सरकार ने 1949 में ही प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि मैतेई जनजातियां नहीं रहेंगी, तो मैतेई को जनजाति का दर्जा खत्म कर दिया गया।
और जब मेइतेई का जनजाति का दर्जा खत्म हो गया तो फिर उन्होंने फिर से इसके लिए अपनी डिमांड करनी शुरू की। 2023 में हाईकोर्ट ने कहा कि भाई एक बार विचार करो। नतीजा ये हुआ कि मणिपुर में हिंसा शुरू हो गई, क्योंकि बाकी जो जनजातियां हैं वो नहीं चाहती कि मेइतेई को जनजाति का दर्जा मिले, क्योंकि अगर मेइतेई को जनजाति का दर्जा मिलेगा तो नौकरी में उनकी हिस्सेदारी कम होगी जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला है। इसलिए आपसी संघर्ष शुरू हो गया, आपसी हिंसा शुरू हो गई। विदेशी ताकतों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि सीमाएं खुली हैं। अब बारी आती है आसाम की। मणिपुर में बाकी जितने राज्य हैं सब आसाम के अंतर्गत आते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद नहीं बल्कि पहले से ही आसाम के विभाजन के लिए संघर्ष शुरू हो गया कि आसाम का बंटवारा होना चाहिए। और अगर आसाम का बंटवारा होना चाहिए तो बंटवारे के बाद कैसे कैसे किसको किसको अलग होना चाहिए, इन सब के बारे में शुरुआत हो गई। शुरुआत नगा जनजातियों से हुई। तो नगा जनजातियों ने अपने आप को आज़ाद करने के लिए आंदोलन शुरू किया। उसका परिणाम यह हुआ कि नागालैंड अलग हो गया। 1963 में नगा जनजातियों के लिए बन गया नागालैंड, नगा जनजातियों के लिए बन गया। फिर आगे चल करके मेघालय बना 1972 में, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी के क्षेत्र और उसमें आने वाली सारी जनजातियां आ गई। तो उन सारी जनजातियों के लिए मेघालय बन गया। फिर जो मिजो जनजातियां थीं, उन मिजो जनजातियों के लिए अलग आंदोलन चल रहा था। इसलिए मिजो जनजातियों के लिए चलने वाले आंदोलन के कारण मिजो ल्यूशियाई पहाड़ियां थी, इन सबको मिलाकर मिजो जनजातियों के लिए मिजोरम बन गया। तो मिजो जनजातियों के लिए मिजोरम बन गया। और नेफा हुआ करता था पहले, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। आसाम के अधीन ये एक स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था। ये स्वायत्त क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश बन गया। 1986 में घोषणा हो गई, 1987 में विधिवत बन गया। इस तरीके से जो पूरा आसाम था वो 4 भागों में विभाजित हो गया और एक आसाम, यानी 5, टोटल 5 भागों में ये बढ़ गया, आसाम रह गया। और इसके अलावा ये 4 भाग बढ़ गए, 5 राज्य हो गए, 2 राज्य इस तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट का बंटवारा हुआ। अब ऐसा नहीं है कि ये मांग थम चुकी है। पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में 125 से अधिक किस्म की जनजातियां रहती हैं। मोर देन 125, 125 से अधिक किस्म की जनजातियां रहती हैं। अब अलग अलग जनजातियां कभी कभी अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग करती हैं, तो उनके लिए फिर हिंसा होती है। इसलिए जो इंसर्जेंसी है वो अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं है। बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप हैं जो बनाए गए। मुख्य मांग तो अपने लिए एक गृह भूमि की डिमांड रही, लेकिन और भी बहुत सारे रीजन रहे जिसके कारण ये पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हिंसा होती रही और इसके कारण पूरा पूर्वोत्तर अशांत हो गया। सरकारों ने इस दिशा में कदम तो उठाए, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जिस कठोर इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए था इन राज्यों में, वो कठोर इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई और उसका परिणाम यह रहा कि पूरा पूर्वोत्तर लंबे समय तक अशांत बना रहा। अब धीरे धीरे पूर्वोत्तर में शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये 7 राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं, 7 राज्य पर्यटन के अच्छे सोर्स हैं। अभी मेघालय का नाम आप लोगों ने खूब चर्चा में सुना ही होगा कुछ दिन पहले। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट में जिन्हें हम भारत का स्विट्जरलैंड कह सकते हैं, लेकिन हमारी सरकारों ने पर्यटन के इन क्षेत्रों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, अन्यथा ये नॉर्थ ईस्ट पर्यटन के आकर्षक केंद्र बनकर के उभरते प्रकट होते। फिलहाल अब धीरे धीरे इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए बहुत अधिक फोकस नहीं किया गया नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में, क्योंकि कनेक्टिविटी एक सबसे बड़ी समस्या है। जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, इसमें 125 से अधिक किस्म की जनजातियां, ट्राइब्स रहती हैं। इसकी जो 98% बाउंड्री है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। ये देखो केवल 2% की बाउंड्री, ये केवल 2% की बाउंड्री भारत से मिलती है, केवल 2% की बाउंड्री भारत से मिलती है। बाकी शेष ये 90% पूरी बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री है। भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, इन 4 देशों से घिरी हुई है। ये पूरी की पूरी इंटरनेशनल बाउंड्री है। 98% बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री है। पूरे देश की लगभग 3% पॉपुलेशन यहां रहती है और 8% लैंड और 3% पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है ये पूरा नॉर्थ ईस्ट। पूरे देश की लगभग 3% जनसंख्या यहां निवास करती है और ये जितना भी एरिया है, ये पूरे देश का लगभग 8% लैंड ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है। और इस प्रकार ये पूरा नॉर्थ ईस्ट की जो सिचुएशन है, यहां नॉर्थ ईस्ट जिस तरीके से स्थित है, इसकी जो अवस्थिति है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को बेहद संवेदनशील बना देता है, बेहद संवेदनशील बना देता है। और यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पर इंसर्जेंसी चलती रही है। रीजन क्या रहे इंसर्जेंसी की? ये चैलेंजेस तो है ही। सबसे बड़ा रीजन रहा कि सरकारों ने डेवलपमेंट के लिए बहुत अधिक फोकस नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट की एक तो कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। ये केवल 2% की जमीन है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट से भारत से मिलती है। जमीन ज्यादा हो सकती थी, हम बांग्लादेश का ये हिस्सा आपस में भारत में मिला सकते थे। इसको मैं अगर
दूसरे कलर से बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कौन सा कलर लूं? ब्लू 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 येलो, ये ले लेता हूं। ये हिस्सा भारत में हम मिला सकते थे और ये एरिया चौड़ा हो सकता था, लेकिन जो बंटवारे के समय हमारे नेता थे वो दूरदर्शी नहीं थे। उनकी अदूरदर्शिता का नुकसान हम आज तक उठा रहे हैं। पंजाब भारत में है, लेकिन करतारपुर साहब केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान में है। अगर हमें गुरु नानक साहब के जन्मस्थल पर जाना है तो हम नहीं जा सकते, केवल पंजाबी जा सकते हैं और उनको वीज़ा वगैरह लेकर के तब जाना पड़ता है। हमें जाने के लिए मुसीबत है। तो हम अगर गुरु नानक साहब के जन्मस्थल पर मत्था टेकना चाहें तो अब हमारे पास ये आज़ादी नहीं। और ये जो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, नो मैंस लैंड है, कोई नहीं रहता वहां, इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इतना घटिया बंटवारा किया इस देश के नेताओं ने। अब ठीक है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हम कुछ कहते नहीं, लेकिन जहां उनकी भूमिका आलोचनाओं की पात्र है वहां तो आलोचना करनी ही पड़ेगी। जितनी अदूरदर्शिता दिखा सकते थे उन्होंने अदूरदर्शिता दिखाई। पंजाब भारत में और करतारपुर साहब केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर, जहां कोई इंसान नहीं रहता, वो पाकिस्तान में है। जबकि केवल बाउंड्री 3 किलोमीटर ऐसे घुमा लेते, ये पंजाब है, बाउंड्री ऐसे 3 किलोमीटर घुमा लेते, बस केवल 3 किलोमीटर घुमानी थी बाउंड्री, और 3 किलोमीटर बाउंड्री घुमा करके और करतारपुर साहब हम ले लेते, और पाकिस्तान को करतारपुर साहब की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री था, इस्लाम के नाम पर बन रहा था, धर्म के नाम पर बन रहा था। पाकिस्तान धर्म के नाम पर देश बना, इसलिए करतारपुर साहब की उसको कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन हम करतारपुर साहब की डिमांड भी नहीं कर सके, हमने किया भी नहीं। पहली अदूरदर्शिता। आज भी बांग्लादेश में रामगढ़, रामबन ना, इस तरीके के तमाम स्थल आप देखेंगे। हम चाहते तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हिस्सा है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हिस्सा हम चौड़ा कर सकते थे। और ये जो केवल 20 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है, ये जो भारत से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती है, केवल 20 किलोमीटर की चौड़ाई है। लेकिन यहां भी जो समय के हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, जो प्रधानमंत्री थे, जो नेता थे, गांधी, नेहरू, तमाम, बेहद अदूरदर्शिता इन लोगों ने दिखाई। और ये हिस्सा, ये पट्टी जो चौड़ी हो सकती थी, ये इलाका हमारा हो सकता था, ये पट्टी 100, 150, 200 किलोमीटर की हो सकती थी, वो महज 20 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी रह गई है। तो हमारी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए जो हमारे पास एक बड़ा स्कोप होता, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के पास हमारे पास बेहद छोटा स्कोप रह गया। केवल 20 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी हमें मिली। ये बेहद घटिया अदूरदर्शी बंटवारा था तत्कालीन सरकार का। ये पट्टी चौड़ी की जा सकती थी, क्योंकि ज्यादातर जो एरिया था वो यहां भी नो मैंस लैंड था, पहाड़ी एरिया था, जंगली एरिया था ज्यादातर। उस पहाड़ और जंगल को हम अपने पास तो ले ही सकते थे, ज्यादातर एरिया नो मैंस लैंड था। लेकिन गजब की अदूरदर्शिता दिखाई उन नेताओं ने, और इसके लिए भारत का इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उनकी इन गड़बड़ियों के कारण पूरा नॉर्थ ईस्ट हमेशा के लिए सेंसिटिव बना रहेगा। आज बांग्लादेश, ये नीचे बैठा हुआ ये बांग्लादेश कहता है चीन से कि आ जाओ, यहां पर हमारी जमीन पर एयरपोर्ट बना लो, और यहां से ये नजदीक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चीन यहां से डोकलाम पर कब्जा कर रहा है, और यहां भारत के इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सैंडविच बनाना चाहता है। चीन की महत्वाकांक्षा है कि वह भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दे। ये चीन की महत्वाकांक्षा है। चीन की इस महत्वाकांक्षा में पाकिस्तान उसका सहयोगी है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि अब बांग्लादेश भी उसका सहयोगी बन गया जब से वहां यूनुस की सरकार आई, क्योंकि वो तो सीआईए का एजेंट है बेसिकली। यूनुस तख्तापलट करवाने में बड़ा रोल है, सीआईए के कहने पर उसको वहां केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। सीआईए अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। तो इस तरीके से भारत के लिए जो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। आप इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारी पहली सरकार थी वो भारत की सुरक्षा को लेकर के और भारत के भविष्य को लेकर के कितनी अदूरदर्शी थी। इससे ज्यादा अदूरदर्शिता दिखाई नहीं जा सकती। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक करतारपुर साहब का मैंने एग्जाम्पल दिया, केवल 3 किलोमीटर बाउंड्री घुमानी थी, कुछ नहीं करना था, क्योंकि कोई जमीन, कोई आदमी नहीं रहता, कोई गांव नहीं है इसके बीच में, कोई गांव नहीं है इसके बीच में। 3 किलोमीटर केवल जमीन बाउंड्री घुमानी थी, नहीं घुमा पाए क्योंकि दिमाग ही नहीं था, इतना अदूरदर्शी थे। सारा दिमाग तो केवल प्रधानमंत्री बने रहने में था। और दूसरा अदूरदर्शिता, ये नॉर्थ ईस्ट, इसी यह अदूरदर्शिता ही इस नॉर्थ ईस्ट की समस्या की जड़ है, क्योंकि 98% बाउंड्रीज इंटरनेशनल है। चीन शुरू से चाहता है कि वो भारत से नॉर्थ ईस्ट को अलग करे। अरुणाचल प्रदेश, ये जो हिस्सा है, चीन इसका पूरी तरीके से चीन में विलय चाहता है। वो आज भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का भाग नहीं मानता। चीन की एक पॉलिसी है 5 फिंगर पॉलिसी। 1954 में चीन का जो नेता है माओ त्से तुंग, चीन का जो नेता है माओ त्से तुंग था खूनी नेता, चीन के उस खूनी नेता ने 5 फिंगर पॉलिसी डिक्लेयर की थी। और इस 5 फिंगर पॉलिसी के तहत उन्होंने कहा कि चीन हाथ है, तिब्बत हमारी हथेली है, और लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल, भूटान और नेपाल अलग देश हैं, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों भारत के प्रांत हैं। ये 5 चीन की उंगलियां हैं, ये 5 चीन की उंगलियां हैं। तिब्बत कब्जे में आ चुकी है, तिब्बत कब्जे में आ चुका है, यानी चीन की हथेली चीन के कब्जे में है, लेकिन चीन की 5 उंगलियां चीन के कब्जे में नहीं है। इसलिए चीन की मंशा इन 5 उंगलियों पर कब्जा करने की है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये 3 भारत के प्रांत, बाकी भूटान और नेपाल। चीन इसी महत्वाकांक्षी रणनीति पर काम कर रहा है। आज भी वो साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों से ऊपर नहीं उठ पाया है, आज भी उसी साम्राज्यवादी मानसिकता का शिकार है। इसीलिए चीन नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे इंसर्जेंट ग्रुप बनाने के लिए प्रोत्साहन देता रहा है, उन्हें हथियार और पैसा देता रहा है, जिससे पूरे नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर किया जा सके। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी योगदान देते रहे हैं, जिससे पूरे नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर बनाया जा सके। इसलिए जो पूरे नॉर्थ ईस्ट की
स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और पूरे नॉर्थ ईस्ट की जो आज की वर्तमान स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। आपको एक बड़े मजे की बात बताएं, हमारे देश के नेता कभी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा नहीं करते थे, नहीं करते थे। हमारे प्रधानमंत्री या हमारे मंत्री, राष्ट्रपति तो कभी जाते ही नहीं थे, क्योंकि जब कोई भी मंत्री नॉर्थ ईस्ट का दौरा करता था तो चीन नाराज होता था। चीन नाराज होता था। चीन इसलिए नाराज होता था क्योंकि चीन कहता था कि भाई सिक्किम हमारा, अरुणाचल प्रदेश हमारा, बाकी सब भी हमारा कब्जा, सब हमारे ही जैसे दिखते हैं, इसलिए हमारा कब्जा होगा। इसलिए अगर भारत का कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री अगर नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर जाए तो चीन आपत्ति प्रकट करता था। उसका नुकसान यह था कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मंत्री जल्दी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर जाते ही नहीं थे, केवल इलेक्शन के दौरान जाते थे, बस वोट मांगने, 5 साल में एक बार, या कभी राज्य का कोई इलेक्शन हो गया और वहां लगा कि सरकार बननी जरूरी है तो वहां चले गए। इलेक्शन के अलावा कभी नहीं जाते थे। पूरी तरीके से उपेक्षा का शिकार रहा नॉर्थ ईस्ट। अब हमारी चीन से लड़ाई ज्यादा रही, हालांकि फिर परिस्थितियां बदली हैं थोड़ी बहुत, लेकिन चीन से हमारी जो मतभेद है हमारे बड़े गहरे हैं। अब गहरे इसलिए हैं क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री का आदेश है सभी मंत्रियों के लिए कि एक मंत्री हर महीने नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर जाएगा। भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री, कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री हर महीने नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर रहेगा। प्रधानमंत्री स्वयं नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति नॉर्थ ईस्ट की यात्रा करते हैं। इतना ही नहीं, दलाई लामा, जिनको चीन कब्जे में करना चाहता है, गिरफ्तार करना चाहता है, भारत ने उनको आश्रय दे रखा है और दलाई लामा को नॉर्थ ईस्ट जाने नहीं दिया जाता था, भारत सरकार भी जाने नहीं देती थी। लेकिन जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री बने तो अरुणाचल प्रदेश में बौद्धों का बहुत बड़ा मठ है, तो उन्होंने दलाई लामा से कहा कि भाई बौद्ध मठ नहीं जाएंगे, जाइए घुमाइए। और जब दलाई लामा बौद्ध मठ पहुंचे तो चीन को मिर्ची लगनी स्वाभाविक थी, चीन नाराज हो गया। वो कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, इसलिए वहां दलाई लामा जिनको चीन गिरफ्तार करना चाहता है, अरेस्ट करना चाहता है, भारत उनको भारत भ्रमण करा रहा है और अरुणाचल प्रदेश में भेज रहा है। तो चीन के साथ समस्या यह है कि चीन इस पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि उसे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चाहिए। इसलिए 2017 में डोकलाम पर यहां पर चीन की सेनाएं काबिज हो गई। 75 दिनों तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। 75 दिनों के बाद फिर चीन ने अपने आप को विड्रा किया, लेकिन डोकलाम से नीचे पठार पर जाकर के उसने अपना परमानेंट बेस बना लिया। तो डोकलाम के पास, यानी इस जगह पर चीन की सेनाएं परमानेंट मौजूद हैं युद्ध की मुद्रा में। इस तरीके से जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो बेहद सेंसिटिव है, बेहद सेंसिटिव है। एनीवे, समस्याएं क्या रही, क्यों इंसर्जेंसी पनपी नॉर्थ ईस्ट में? पहला रीजन तो इंटरनेशनल फोर्सेस का काम करना है यहाँ पर, क्योंकि हमने बताया हमने स्वतंत्रता के बाद बिल्कुल बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई, बेहद लापरवाह रवैया अपनाया भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में, और जो जमीन का बंटवारा हुआ वो बेहद घटिया तरीके से हुआ, बेहद लापरवाह तरीके से हुआ। उसका दंश आज तक हमें उठाना पड़ रहा है और नॉर्थ ईस्ट में तो हमेशा उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो हिस्से हम नॉर्थ ईस्ट के जो भारत में ले सकते थे वो हमने अपनी उदारता दिखाने के चक्कर में कि भारत बेहद उदार है और गांधी कुछ ज़्यादा ही उदारता दिखा रहे थे पाकिस्तान के प्रति, इस उदारता के चक्कर में हमने अपने जमीन के महत्वपूर्ण हिस्से गवा दिए। क्योंकि सरकार चलाने के संदर्भ में उस समय का कोई भी नेता, चाहे गांधी हो चाहे नेहरू हो, वो दूरदर्शी नहीं थे, उनमें दूरदर्शिता का अभाव था। उसका नुकसान नॉर्थ ईस्ट आज भी उठा रहा है। दूसरी बात, चूंकि कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रॉपर हो गई, कनेक्टिविटी इम्प्रॉपर हो गई, उसका परिणाम यह हुआ कि डेवलपमेंट के कार्य नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे तरीके से नहीं किए जा सके, विकास की गतिविधियों को अच्छे तरीके से संपादित नहीं किया गया, इसलिए सामाजिक आर्थिक विकास का अभाव रहा। जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं उन मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्ट में, अब तो नहीं है, अब तो सरकारों ने पूरे चारों तरफ सड़कें बना दी हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार ने चारों तरफ सड़क बना दी है, चारों तरफ सड़क बना दी है, सारी बाउंड्री के चारों तरफ सड़क बन गई है, अच्छी सड़कें बन गई हैं, टनल बन गई हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं, पुल बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप कर दिया गया, पहले नहीं था। उसका परिणाम यह होता था कि चीन की सेनाएं यहां अरुणाचल प्रदेश में चली आती थी, महीनों रहती थी, गांव के पास महीनों टेंट डाल के रहती थी, गांव के लोगों को भड़काती थी कि देखो सड़क इस बाउंड्री के इस पार चमचमाती सड़कें हैं, 24/7 लाइट है, कहां तुम भारत में पड़े हो अंधेरे में, न तुम्हारे पास सड़क है, न तुम्हारे पास बिजली है, भारत सरकार कभी आती नहीं है, सेना के अधिकारी कभी कभी गश्त करने सीमाओं पर आते हैं, कहां पड़े हो, आ जाओ चीन में आ जाओ। लेकिन जो सीमावर्ती गांव हैं, जिनको अब हम पहला गांव कहते थे, पहले अंतिम गांव कहते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने उनको पहला गांव कहना शुरू कर दिया। ये जो गांव के लोग थे उनमें राष्ट्रीयता इतनी कूट कूट कर भरी थी कि उन्होंने चीन की सेनाओं, चीन की सरकार की इन बातों को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। धीरे धीरे बात भारत की सेना तक पहुंचाई जाती थी, फिर भारत की सेना पहुंचती थी, उनसे बातचीत करके फिर उन्हें वापस चीन की बाउंड्री में भेजा जाता था, लेकिन महीनों वो भारत की बाउंड्री में कैंप लगा के रह लेते थे। ऐसे भी अवसर आए हैं, कई बार आए हैं, एक दो बार नहीं। तो डेवलपमेंट इतना अछूता था उन क्षेत्रों में। हमारी सरकारें बाउंड्री लाइन को डेवलप इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि बाउंड्री लाइन डेवलप होगी तो उसकी जो संरचना का उपयोग है वो पड़ोसी राज्य कर सकते हैं, पड़ोसी देश कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर वहां डेवलपमेंट नहीं होगा तो वहां के लोगों में हताशा पैदा होगी और हमारी फोर्सेस कैसे पहुंचेंगे बिना डेवलपमेंट के। लेकिन सोच ही उल्टी थी, सोच का रवैया ही अलग था। इसलिए हमारे जो बाउंड्री एरियाज थे वो बाउंड्री एरियाज कभी डेवलप ही नहीं किए गए। नॉर्थ ईस्ट में भी डेवलप नहीं हुए तो लोगों के बीच अशांति उत्पन्न होना स्वाभाविक थी, निराशा उत्पन्न होनी स्वाभाविक थी। इसके अलावा यहाँ जो 125 से अधिक किस्म की जनजातियां रहती हैं, इन जनजातियों में जो इनका कल्चर है वो परस्पर विरोधी है एक दूसरे के, इसलिए इनमें आपसी सहयोग और विश्वास का गहरा अभाव है। वे एक दूसरे को अपना सहयोगी मानने के बजाय एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, और इस प्रतिद्वंदिता में उन्हें यह भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके जमीन के टुकड़े पर दूसरी जनजाति वाले कब्जा कर लें, उनकी जमीन के टुकड़े पर दूसरी जनजाति के लोग कब्जा कर लें। इस भय में उन्होंने अपने अपने सशस्त्र बल तैयार कर रखे हैं।
हर जनजातियों के हथियारबंद गिरोह हैं, हर जनजातियों के आधुनिक हथियार हैं, AK-47, AK-56, हैंड ग्रेनेड, जितने भी आधुनिक हथियारों की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि 98% बाउंड्री ओपन है, 98% बाउंड्री ओपन है, वो भी बांग्लादेश और म्यांमार जैसे क्षेत्रों से ओपन है। बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, जानवरों की तस्करी, नकली नोटों का कारोबार, अवैध घुसपैठ, ये सब होती रही है बड़े पैमाने पर। तो जितने भी ये जनजातीय समूह हैं, उन जनजातीय समूहों में हथियारबंद गिरोह बनाए गए हैं। हथियारबंद गिरोह इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि अगर जनजातियों के बीच आपसी संघर्ष हो तो हम कमजोर न पड़े दूसरी जनजाति की तुलना में, क्योंकि अगर हम कमजोर पड़ेंगे तो वे हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। इस भय में जनजातियों ने अपने हथियारबंद गिरोह बना लिए, और जब जनजातियों के बीच कोई टकराव होता था तो आपस में लड़ मरते थे, जैसे मेइतेई और कुकी के बीच का संघर्ष भी आपने देखा। फिर पुलिस क्या करती है? पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, क्योंकि शुरुआत से ही एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत इफेक्टिव रहा नहीं, बहुत प्रोमिनेंट रहा नहीं, इसलिए वहां सरकार और पुलिस को लोग सुरक्षा का साधन मानते ही नहीं कि हमारी सुरक्षा भी कर पाएंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा हथियार तो हथियारबंद गिरोह के पास है, पुलिस से ज्यादा हथियार तो, और पुलिस से ज्यादा आधुनिक हथियार। इसने पूरे नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पर समय समय पर हिंसा को उकसावा देना शुरू कर दिया। इसके अलावा अलग अलग गृहभूमि की मांग शुरू हुई। अलग अलग जनजातियों को लगा कि भाई हमारे लिए समस्या है, इसलिए उन्होंने अलग अलग डिमांड शुरू कर दी। नगा जनजातियों ने डिमांड की नागालैंड बन गया, मिजो जनजातियों ने डिमांड की मिजोरम बन गया। इसी तरीके से अलग अलग जनजातियां आज भी अपने लिए डिमांड करती रही हैं। कार्बी जनजाति अपने लिए अलग, बोडो जनजाति अपने लिए अलग, ब्रू जनजातियों को मिजो जनजातियों ने खदेड़ दिया, बोले खबरदार मिजोरम केवल मिजो जनजातियों का है, मिजो जनजातियों के अलावा ब्रू नहीं रहेंगे यहाँ पर। ब्रू जनजातियों के साथ शोषण, अत्याचार, हिंसा होने लगी, ब्रू जनजातियों को मिजोरम से खदेड़ दिया गया। तो अब कहाँ जाएंगे? फिलहाल वर्तमान समय में भारत सरकार ने ब्रू और रियांग समझौता करा के उनको त्रिपुरा में बसा दिया है। तो जनजातीय संघर्ष बड़े पैमाने पर रहा, और कभी कभी यह जनजातीय संघर्ष केवल अपने अपने होमलैंड के लिए है। जब नागालैंड बना दिया गया अलग राज्य, तो नगा जनजातियों ने एक नई मांग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि राज्य तो बन गया, अब देश भी अलग बना दो, ये नागालैंड है। नगा जनजातियां भारत में भी रहती हैं, म्यांमार में भी रहती हैं। वो कहते हैं भारत के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के कुछ एरिया और म्यांमार के हिस्से को मिला करके नगा जनजातियों के लिए एक अलग देश बना दो, नागालिम बना दो। और उसके लिए NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बनाया गया है। उन्होंने एक उग्रवादी समूह बनाया है, इंसर्जेंट ग्रुप बनाया है, वो इसके लिए काम करता है, आज भी काम करता है। यही उसकी डिमांड है कि राज्य बन गया, आप एक अलग देश बना दो। तो सेपरेट होमलैंड के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आंदोलन होते ही रहे। सेकंड ARC ने कहा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि इन 7 राज्यों में 40 से ज्यादा बड़े उग्रवादी संगठन काम करते हैं। इसके अलावा चूंकि ये बाउंड्रीज ओपन है, इन ओपन बाउंड्रीज के कारण हथियारों की तस्करी, ड्रग की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध घुसपैठ, ये बड़े पैमाने पर चिंता का विषय रही। अवैध घुसपैठियों के कारण हिंसा होने लगी, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा आसाम का था, इसलिए आसाम घुसपैठ का सबसे बड़ा शिकार रहा। मैंने बताया त्रिपुरा की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। जहां त्रिपुरा जनजातियों का बाहुल्य था, अब वहां घुसपैठिए बहुसंख्यक हैं, और त्रिपुरा जनजाति के लोग अल्पसंख्यक हो चुके हैं। असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत ज्यादा प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध संघर्ष कोई नई बात नहीं है। और ये घुसपैठ आज से नहीं है, क्योंकि आसाम अंग्रेजों के समय से थोड़ा विकसित था। विकसित इस मामले में कि ऑयल रिफाइनरी बनाई गई, चाय के बड़े बड़े बागान हैं, और भी दो एक उद्योग धंधे लगाए गए। तो आसाम को ब्रिटिश सरकार ने एक तरीके से औद्योगिक इकाई के रूप में भी कहीं कहीं डेवलप किया। तो जो आज जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश की ये बाउंड्री आसाम से मिलती है, तो इसलिए यहां से अवैध घुसपैठ बड़े पैमाने पर होती रही पूर्वी बंगाल से। और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से 1931 में जो जनगणना निदेशक थे ढिल्लन, उन्होंने अंग्रेजों को लिखा जनगणना के आंकड़े देते समय कि जो पूर्वी बंगाल, तब तो बांग्लादेश था नहीं, तब तो पूर्वी बंगाल था 1931 में। उन्होंने कहा पूर्वी बंगाल से जो असम में लोग प्रवेश कर रहे हैं, वो कल्चरल संघर्ष पैदा कर रहा है असमियों और बंगालियों के बीच, और ये कल्चरल संघर्ष आगे गंभीर रूप धारण कर सकता है। इससे असमिया संस्कृति को खतरा भी पहुंच सकता है। ये 1931 की रिपोर्ट है अंग्रेजों के जमाने में। यानी उस समय का जनगणना निदेशक कितना जागरूक था। और जब हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार बनाने वाले नेता कितना घटिया थे। मैं इस बात को लेकर बड़ा गुस्से में रहता हूं, क्योंकि उन्होंने बेहद घटियापन दिखाया। वरना नॉर्थ ईस्ट की समस्या आज जैसी गंभीर समस्या नहीं रहती, लेकिन बेहद घटिया रवैया अपनाया और नॉर्थ ईस्ट के भविष्य को खतरे में डाल दिया, संकट में डाल दिया। तो ये जो 1931 में जो ढिल्लन ने जो बात कही थी, वो आजादी के बाद भी पूरी तरीके से सही साबित हुई, क्योंकि अब पूर्वी पाकिस्तान बन चुका था। क्योंकि ये बाउंड्रीज ओपन बाउंड्रीज हैं, खुली सीमाएं हैं, पूरी तरीके से खुली सीमाएं थी। इन खुली सीमाओं के कारण बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ होने लगी। अब आंकड़े अलग अलग हैं, क्योंकि भारत सरकार ने आसाम के साथ जो समझौते करके ग्राउंड लेवल पर जमीन तैयार की है, वो 24 अप्रैल 1971 की तारीख तैयार की है। 24 मार्च 1971 कि उस तारीख से पहले जो आ चुके हैं उनको घुसपैठिया नहीं माना जाएगा, उसके बाद जो आए हैं उन्हीं को घुसपैठिया माना जाएगा। जब 1931 में ढिल्लन ने कहा कि पूर्वी बंगाल के लोग असम में घुसपैठ कर रहे हैं, कल्चर के लिए संकट पैदा कर रहे हैं, 31, तो 1947 के बाद तो फिर बड़ी मात्रा में शुरू हुआ, तेजी से शुरू हुआ, क्योंकि पूर्वी बंगाल के लोगों का बड़े पैमाने पर जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका पश्चिमी पाकिस्तान के लोग बड़े पैमाने पर शोषण करते थे। शोषण इसलिए करते थे क्योंकि यहाँ बंगाली मुस्लिम थे और ये पंजाबी मुस्लिम हैं। जैसे मुनीर वगैरह है, वहाँ पर शरीफ है जो प्रधानमंत्री है, वहाँ का मुनीर है जो वहाँ का सेनाध्यक्ष है, ये सब पंजाबी मुस्लिम है। पंजाबी मुस्लिम का मतलब जो पहले सिख थे, पंजाबी थे, उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बना लिया गया। भारत में 99% कन्वर्टेड मुस्लिम है, क्योंकि बाहर से ये भारत के ओरिजिनल रहने वाले लोग तो थे नहीं, ये बाहर से हमलावर के रूप में आए, आक्रमणकारी के रूप में आए, यहाँ बसे, यहाँ लोगों को जबरन कन्वर्ट कराया और इस तरीके से मुसलमानों का दायरा बढ़ता चला गया। तो ये जितने भी कन्वर्टेड मुस्लिम थे पंजाब के, उनको पंजाबी मुसलमान कहते हैं।
बंगाल में जितने बंगाली कन्वर्टेड मुस्लिम हैं उनको बंगाली मुसलमान कहते हैं, यानी बेसिकली सब भारतीय थे, सब सनातनी थे एक समय में, लेकिन वो कन्वर्टेड मुस्लिम हो गए। तो अब जो पंजाबी मुसलमान हैं उनका पूरे पाकिस्तान में सत्ता पर दबदबा है। जितने भी सेना के अधिकारी बनते हैं, सेना के टॉप लेवल अधिकारी बनते हैं, वो केवल पंजाबी मुसलमान बनाए जाते हैं। वहां जितनी सत्ता में ऊंचे पद दिए जाते हैं वो केवल पंजाबी मुसलमानों को दिए जाते हैं। इसलिए जो बंगाली मुसलमान थे उनको वो बड़े हे दृष्टि से देखते थे, उनको अछूत मानते थे, उनके साथ बड़ा शोषणकारी बर्ताव करते थे। ये कहा जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान में जब बांग्लादेश बना तो उस बांग्लादेश बनने से पहले जो अत्याचार पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेशियों पर किए, 5 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप किया गया, लोगों का मर्डर किया गया, यूनिवर्सिटीज वगैरह में घुस जाते थे और सीधे सीधे गोलियां मार देते थे सारे छात्रों को, सब लोगों को जो अपने लिए पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्रता पाने की चाहत रखते थे। और इस तरीके से बेहद भयंकर और भीषण अत्याचार किए गए। उसके बाद ये बांग्लादेश बना, और जब बांग्लादेश बना तो ये जो CIA का एजेंट वहां का केयरटेकर बना है मोहम्मद यूनुस, इसने फिर से पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनानी शुरू कर दी भारत को छोड़ करके। तो ये जो हिस्सा था, इस हिस्से में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई। ये कहा जाता है कि 3 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रहते हैं। क्योंकि हमने घुसपैठ की डेडलाइन 71 डिक्लेयर कर दी। 71 से पहले जो लोग आ चुके हैं उनको हम घुसपैठिए नहीं मान रहे हैं, 71 के बाद जो आ रहे हैं उनको घुसपैठिए मान रहे हैं, 24 मार्च 71 के बाद उनको घुसपैठिए मान रहे हैं। इसलिए जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो भारत में आसाम की डेमोग्राफी को ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, क्योंकि 24 मार्च 1971 से पहले करोड़ों घुसपैठिए बंगाल से, बांग्लादेश से आसाम में प्रवेश कर चुके हैं। और यही हालात पश्चिम बंगाल के हैं। यह बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ कि मुसलमान बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदू यहां रह जाएंगे। बेहद गलत था, लेकिन हुआ तो हुआ। अब हालात यह हैं कि जितने सीमावर्ती जिले हैं वो सीमावर्ती जिले मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं, वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। यह आंकड़ा सिर्फ यह बताने के लिए है कि बिना अवैध घुसपैठ से यह संभव नहीं था, बिना अवैध घुसपैठ से यह संभव नहीं था। इसलिए बड़े पैमाने पर यह अवैध घुसपैठ जारी रही। इस देश के राजनेताओं ने इस अवैध घुसपैठ को संरक्षण दिया, प्रोटेक्शन दिया, क्योंकि अवैध घुसपैठियों को अपराध करने का आधार बनाया गया, क्योंकि उनकी कोई आइडेंटिटी वगैरह थी नहीं। इसलिए कोई भी क्राइम उनसे करवा लो जल्दी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग पहचानते नहीं हैं। इसलिए राजनेताओं के क्राइम करवाने के आधार बने रहे। राजनेता इनसे बूथ कैप्चरिंग करवाते थे, क्राइम करवाते थे, इसलिए इनको प्रोटेक्शन दिया गया। धीरे धीरे इनको राशन कार्ड बनवा दिया गया, भारत का नागरिक बना दिया गया, और भारत की घटिया राजनीति के कारण जो अवैध घुसपैठिए हैं वो भारत में संरक्षण प्राप्त कर गए। इसका नुकसान आज भी नॉर्थ ईस्ट उठा रहा है। जो मेघालय है वहां बंगला भाषी लोगों के विरुद्ध हिंसा जनजातियों में एक प्रमुख हिंसा है। अब उसका नुकसान यह है कि जो पश्चिम बंगाल से लोग जाते हैं वो भी तो बांग्ला बोलेंगे। जो लोग पश्चिम बंगाल से जाते हैं उन्हें भी कभी कभी हिंसा का शिकार होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से बंगाली भाषी लोग पहुंचते थे, और बंगाली भाषी पहुंचते तो बंगाली भाषियों को वे घुसपैठिया मानते थे, घुसपैठिया मानते थे, तो उनके खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। नतीजा यह है कि अगर पश्चिम बंगाल के लोग भी अगर यहां चले जाते हैं तो कभी कभी उन्हें हिंसा का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि आज भी अवैध घुसपैठ के विरुद्ध यह हिंसा जारी है। और इसी अवैध घुसपैठ को रोकने में असफलता के कारण ही अनेक इंसर्जेंट ग्रुप बने, जैसे उल्फा। पहले आसाम में आसू बना, आल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन। आल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन इसलिए बना क्योंकि सरकारें बांग्लादेश से, पूर्वी पाकिस्तान से घुसपैठ रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही थी। अवैध घुसपैठिए आते थे, तब जमीनें बहुत ज्यादा थी, उन जमीनों पर अवैध कब्जा कर लेते थे। सरकारी जमीनें थी, अवैध कब्जे में चली जाती थी, उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे। जो छोटे मोटे कारोबार हैं उन कारोबार पर कब्जा कर लेते थे, और आसाम के लोगों को रोजगार मिलता नहीं था। नतीजा यह हुआ कि आसू बना, और आसू ने यह निर्णय लिया कि आसाम से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाल के फेंकना है। बड़ी तेजी से आंदोलन शुरू हुए आसू के द्वारा। नतीजा यह हुआ कि आगे चल करके सरकार ने आल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन से बातचीत शुरू की, जिससे कि अवैध घुसपैठियों की पहचान करके बाहर निकालने पर ध्यान दिया जाए। लेकिन सरकार के अपने कारण थे, क्योंकि अवैध घुसपैठिए उनके बड़े वोट बैंक थे। नतीजा यह हुआ कि समझौते के बाद यह तय हुआ कि डेडलाइन 71 मानी जाएगी। 71 से पहले जो घुसपैठिए आ चुके हैं उनको घुसपैठिए नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सरकार का एक बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ करते थे। नतीजा यह हुआ कि आल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन का एक भाग सरकार के इस समझौते से सहमत नहीं था। वो चाहता था कि आजादी के बाद से जितने भी आए हैं उन सबको घुसपैठिए मानो। जब इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आसू से अलग होकर के एक अलग गुट बन गया, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम एक उग्रवादी संगठन बन गया, इंसर्जेंट संगठन बन गया, जो बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की घटनाओं को जन्म देने लगा। मुख्य रीजन था घुसपैठ, अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना। इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी पनपी, उस इंसर्जेंसी के पनपने के पीछे एक बड़ा कारण अवैध घुसपैठ भी थी, और सरकारों के द्वारा इस अवैध घुसपैठ को रोकने की असफलता भी थी। और कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा जो अवैध रूप से घुसपैठिए आ चुके थे वो सरकारों के वोट बैंक बन रहे थे, इसलिए सरकार उन्हें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रही थी। सरकार के इस रवैये के प्रति लोगों की एक प्रतिक्रिया भी थी। इन सारी घटनाओं ने मिलकर के पूरे नॉर्थ ईस्ट को इंसर्जेंसी की आग में ढकेल दिया। पूरा नॉर्थ ईस्ट हिंसा की चपेट में रहा। नतीजा यह हुआ कि सरकार नाम की चीज ही खत्म हो गई। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे क्षेत्रों में पैरेलल गवर्नमेंट, इंसर्जेंट ग्रुप पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगे। एसपी, डीएम, इन सब का कोई मतलब ही नहीं होता था। ये सब वही करेंगे जो उग्रवादी कहेंगे, इंसर्जेंट ग्रुप कहेंगे। नहीं करेंगे तो मार दिए जाएंगे या उठा लिए जाएंगे। हमारे एक सीनियर थे दशरथ पाल, 1991 2 बैच के आईएएस अधिकारी थे, बहुत ऑनेस्ट अधिकारी थे। मणिपुर पोस्टिंग हो गई, मणिपुर कैडर मिल गया, आजमगढ़ के रहने वाले थे। हॉस्टल में हम सब लोग साथ रहते थे, तो मणिपुर कैडर मिल गया। मणिपुर कैडर मिला तो
अवैध वसूली होती थी हर जगह, और जब उस अवैध वसूली को रोकने के लिए उन्होंने कदम उठाने की कोशिश की कि भाई उग्रवादियों को पैसा नहीं जाएगा सरकारी विभागों से, ठेके केवल उनको नहीं मिलेंगे जिनको उग्रवादी कहेंगे, तो उग्रवादी उनको उठा ले गए, किडनैप कर ले गए। पहले जान से मारने वगैरह की धमकी दिए, ईमानदार अधिकारी थे, डरते नहीं थे, उग्रवादी उनको किडनैप कर ले गए। किडनैप कर ले गए तो भारत सरकार का आईएएस अधिकारी था, तो भाई सरकार ने बातचीत करके उनको छुड़वाया, और छुड़वा करके फिर उनको सचिवालय में तैनात कर दिया गया कि उनको सचिवालय में तैनात रखा जाएगा, उनको फील्ड में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि फील्ड में भेजने पर फिर दिक्कत है ऐसे लोगों के लिए। अब सचिवालय में कितने दिनों तक एक ही दो डिपार्टमेंट में तैनात रहते, फाइलों पर टिप्पणी लिखते रहते, उनको पर्यटन विभाग में भेज दिया गया। पर्यटन विभाग से भी पैसा उग्रवादियों के पास जाता था। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने भी उग्रवादियों के पास पैसा, इंसर्जेंट ग्रुप के पास पैसा जाना बंद करवा दिया। तो इंसर्जेंट ग्रुप को लगा कि ये आईएएस बहुत परेशान कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है, जहां पहुंचता है वहीं मेरे लिए मुसीबत करता है, और अगर ये सफल रहा अपने काम में और ऐसे ही 2-4 आईएएस आईपीएस और आ गए तो हमारी सरकार चलाए रखना मुश्किल होगा। नतीजा ये हुआ कि उग्रवादियों ने सचिवालय में घुस करके दशरथ पाल सर को गोली मार दी, और आज दशरथ पाल सर हमारे बीच नहीं है। यानी जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो वहां पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, समानांतर सरकारें चलाते हैं, क्योंकि सरकार नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं ना शुरुआत में। सरकारों ने तो पूरी तरीके से उपेक्षा की, इसलिए जो इंसर्जेंट ग्रुप थे उन इंसर्जेंट ग्रुप के पास एक बड़ा रूम मिला, और हर किसी से कोई भी व्यापार कारोबार करे उससे अवैध वसूली की जाती है। जितने कर्मचारी काम करते हैं, जैसे मणिपुर में नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी की यूनिट है, एनएचपीसी की यूनिट में जितने अधिकारी जितने मैनेजर काम करते हैं, हर अधिकारी हर मैनेजर की तनख्वाह से हर महीने उग्रवादियों को पैसा जाता है। उनके पास एक एक आदमी का हिसाब किताब है, कौन आया कौन गया। अगर आपने नहीं दिया तो फिर कहीं देने लायक नहीं बचेंगे, मार दिए जाएंगे। इसलिए देना तय है, देना ही पड़ेगा आपको। हफ्ता वसूली जिसे कहते हैं होती ही होती है। उग्रवादी पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में। और ये पैरेलल गवर्नमेंट इसलिए चलाते रहे क्योंकि आजादी के बाद हमने जिस सरकार की स्थापना इफेक्टिवली करनी चाहिए थी, हम करने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। इन सब ने मिलकर के पूरे नॉर्थ ईस्ट की व्यवस्था को डैमेज कर दिया। इसके अलावा ये जो एरिया है, ये म्यांमार है, यहां थाईलैंड है, लाओस है। ये जो एरिया है ये डेथ ट्रायंगल कहलाता है। पहले इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते थे, सुनहरा त्रिकोण कहते थे। इसको अब डेथ ट्रायंगल, हम जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार ने इसको डेथ ट्रायंगल कहना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि अफीम उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है, अफीम उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से मिला हुआ, इसलिए बड़े पैमाने पर यहां से ड्रग की तस्करी होती है। और चूंकि ये बाउंड्रीज ओपन है, खुली बाउंड्री है, 1643 किलोमीटर की खुली सीमा है, इसलिए बड़े पैमाने पर भारत से ड्रग की तस्करी इन नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में होती है। अब तो थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है, वरना नॉर्थ ईस्ट में ड्रग आप कहीं भी कैसे भी पा सकते हैं, इजिली अवेलेबल होते हैं। जैसे आप यहां जाकर के कहते जरा एक एल्पेन लीबे दे दो, एक इक्लेयर्स दे दो, टॉफी खानी है, ऐसे ही आप नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जाकर के आप कहीं से भी ड्रग ले सकते हैं। ड्रग का फलता फूलता कारोबार था पूरी तरीके से। कोई शासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि उग्रवादी चला रहे हैं, ड्रग का रैकेट उग्रवादी चला रहे हैं, इंसर्जेंट ग्रुप चला रहे हैं। आईएएस और आईपीएस की हैसियत है, औकात है कि उसे रोक सके, क्योंकि सरकारों की तरफ से समर्थन ही नहीं था। इसलिए एक अकेला आईएएस आईपीएस इस कार्टेल को, इस रैकेट को रोकने में कामयाब नहीं था। अब सख्ती की गई है, अब सख्ती की गई है, वर्तमान समय में सख्ती की गई है। अब इस 1643 किलोमीटर पर बाड़ें लगाई जा रही हैं, कटीले तार लगा। अभी 2 साल पहले गृह मंत्री ने डिक्लेयर किया है कि अब यहां कटीले तार लगाएंगे, बाड़बंदी करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करेंगे। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़ा चैलेंजिंग बना दिया। अब क्या किया भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए? वर्तमान समय में नॉर्थ ईस्ट पर सरकार ने 90 के दशक से धीरे धीरे फोकस करना शुरू किया। 90 के दशक से पहले नॉर्थ ईस्ट पूरी तरीके से उपेक्षा का शिकार रहा सरकार के द्वारा। ऐसा नहीं है कि सरकारी योजनाएं नहीं चलाई जाती थी, बजट नहीं चलाए जाते थे, लेकिन अगर कहीं जैसे कैंसर है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट की जरूरत है ना। उसको सरदर्द की दवा देकर के, बुखार की दवा देकर नहीं ठीक किया जा सकता, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। रेडियोथेरेपी करनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी, तब जाकर के ठीक होगा। सरकारों ने कभी नॉर्थ ईस्ट में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी करने की कोशिश नहीं की। यहाँ की समस्याओं को कैंसरस बनने दिया। वो सोचते थे कि पैरास्टामॉल से काम चल जाएगा, कभी काम चला नहीं, अदूरदर्शिता दिखाई गई। लेकिन 90 के दशक से चूंकि चीन बड़ी तेजी से मुखर तरीके से उभरने लगा, चीन क्षमतावान होने लगा। बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ तो हमें लगा कि बांग्लादेश हमारा सहयोगी होगा, क्योंकि भारत की मदद से वहां पर शोषण से लोगों को मुक्ति मिली है, अलग देश बना है। लेकिन बांग्लादेश बनने के 3 ही साल के बाद मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई, जिन्हें बांग्लादेश का जन्मदाता कहा जाता था, और कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश पर अपना शासन स्थापित कर लिया। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी है, वो सिर्फ इसलिए बच गई जिंदा क्योंकि वो उस दिन बांग्लादेश में नहीं थी, इसलिए जिंदा बच गई। वरना शेख मुजीबुर रहमान के परिवार और उनके खानदान के एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर मार दिया गया। जो 6-6 महीने के बच्चे थे, साल भर के बच्चे थे, उनको भी पटक पटक करके मार दिया गया। बड़ी नृशंस हत्या कर दी गई, दर्दनाक हत्या कर दी गई कट्टरपंथियों के द्वारा, जिससे कि मुजीबुर रहमान के खानदान का कोई व्यक्ति यहां जिंदा ना रहे। लेकिन शेख हसीना और उनकी बहन इसलिए बच गई क्योंकि वो बांग्लादेश में मौजूद नहीं थी, बाहर थी, लड़की थी, इसलिए कट्टरपंथियों ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, सोचा विदेश के बाहर रह रही है, बांग्लादेश के बाहर है, कहां वापस आएंगी इतनी नृशंस हत्या के बाद। लेकिन फिलहाल वो बांग्लादेश वापस आई, उन्होंने धीरे धीरे बांग्लादेश में अपना ग्राउंड तैयार किया, सत्ता में आई, लेकिन फिर से कट्टरपंथियों के वर्चस्व ने शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया।
अगर सेना के अधिकारी ने, सेना के प्रमुख ने शेख हसीना का साथ नहीं दिया होता तो शेख हसीना का हाल मुजीबुर रहमान जैसा होता और शेख हसीना मार दी गई होती। लेकिन ये अच्छी बात थी कि जो सेना का अधिकारी था उसने शेख हसीना से कहा कि मैडम 1-2 घंटे हम आपकी रक्षा कर पाएंगे, इसके बाद हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तुरंत भारत से बातचीत की गई, हॉटलाइन पर भारत से बातचीत की गई, भारत से उम्मीद की गई, भारत से मांग की गई कि भाई शेख हसीना की जिंदगी खतरे में है, बचाना है। भारत ने तुरंत अपना विमान भेजा और शेख हसीना को फिलहाल बांग्लादेश से रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया। अगर 2 घंटे के भीतर शेख हसीना को बांग्लादेश से बचाया नहीं गया होता तो शेख हसीना आज जिंदा नहीं होती, शेख हसीना मार दी गई होती। तो बांग्लादेश अपने गठन के 3 साल के बाद ही कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया। क्योंकि कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया इसलिए भारत से संबंध खराब होना स्वाभाविक था, क्योंकि इस्लामिक चरमपंथ और इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर शासन व्यवस्था स्थापित की जाने लगी और भारत को इस्लामिक चरमपंथ का विरोधी माना जाने लगा। क्योंकि इस्लाम के लोग अपने अलावा सबको काफिर मानने की परंपरा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ऐसा प्रवोक किया जाता है कट्टरपंथियों के द्वारा। नतीजा ये रहा कि बांग्लादेश से हमें वो सहयोग नहीं मिल पाया जिस सहयोग की हमने कभी अपेक्षा की थी। सहयोग हमें तब मिला जब बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट आई, लेकिन 15 साल लगभग रही, बस ज्यादा नहीं रही कुल मिलाकर के। तो उतने समय में केवल भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध ठीक रहे, उसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। इसलिए जो स्वतंत्रता के बाद हमारी विदेश नीति थी, उस विदेश नीति में हमने कभी भी नॉर्थ ईस्ट को फोकस करके विदेश नीति नहीं चलाई। जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार लुक ईस्ट पॉलिसी डिक्लेयर की, पूरब की ओर देखो, जिससे कि पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए जा सके। बेहतर, क्योंकि 98% जो बाउंड्री है नॉर्थ ईस्ट की इंटरनेशनल बाउंड्री है, बिना पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों के नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को अब वर्तमान समय में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया गया है। तो विदेश नीति को बेहतर बनाना जरूरी था, क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे बड़ी समस्या थी और 98% बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री है। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट को दोबारा फिर प्रमोट करने के लिए जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मेकांग गंगा सहयोग की शुरुआत की, एमजीसी, मेकांग गंगा कोऑपरेशन की शुरुआत की। मेकांग नदी यहाँ बहती है और गंगा भारत की नदी है, तो गंगा और मेकांग सहयोग का मतलब है कि 2 संस्कृतियों और 2 सभ्यताओं का परस्पर मिलन हो और उनके बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो। फिर इसके बाद 2001 में एम डोनर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की स्थापना की गई और एम डोनर की स्थापना करके पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया गया, जिससे पूर्वोत्तर के विकास को गति दी जा सके। जितने इंसर्जेंट ग्रुप थे उन इंसर्जेंट ग्रुप से वार्ता शुरू की गई, जिससे कि उनसे हथियार डालने और भारत की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए कहा जाए। कभी कभी ये वार्ताएं कामयाब भी हुई, जैसे त्रिपुरा में कामयाब हुई, मिजोरम में कामयाब हुई। मिजो नेशनल फ्रंट एक इंसर्जेंट ग्रुप था, बड़े पैमाने पर अपने लिए अलग होने की मांग भी कर रहा था, क्योंकि आसाम में बड़ी तेजी से घुसपैठियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सरकार ने घुसपैठियों को रोकने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाए थे, इसलिए मिजो जनजातियों को लगता था कि हमारे क्षेत्र में भी घुसपैठिए आके बसेंगे, इसलिए ज्यादा अच्छा है अपने को अलग कर लो। सरकार ने समझौता किया और मिजो नेशनल फ्रंट के साथ नतीजा ये हुआ कि मिजोरम अलग हो गया। तब से लेकर 1987 से लेकर मिजोरम में अभी 2024 के पहले तक मिजो नेशनल फ्रंट की ही सरकारें थी। पहली बार मिजो नेशनल फ्रंट से अलग सरकार बनी है मिजोरम में। तो इस तरीके से दूसरे जो भी इंसर्जेंट ग्रुप थे उन इंसर्जेंट ग्रुप से बातचीत का रास्ता अपनाया गया। आसू से बातचीत की गई, हमने बताया, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन से बातचीत की गई, समझौता किया गया। हालांकि इसी ने फिर उल्फा को जन्म दिया, क्योंकि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उग्रवादी संगठन बना। बड़े पैमाने पर इसने नॉर्थ ईस्ट में हिंसा करनी शुरू कर दी। नागालैंड के लिए NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बना और इसने भी बड़े पैमाने पर हिंसा की शुरुआत कर दी पूरे नागालैंड में, क्योंकि पूरे नागालैंड को ये अलग देश बनाना चाहता था। नतीजा ये हुआ, हमें कामयाबी मिली और जो NSCN था वो 3 भागों में बढ़ गया। इसाक का ग्रुप, मिवाह का ग्रुप और खापलांग का ग्रुप, ये 3 अलग अलग नेता बन गए, 3 अलग अलग गुट बन गए। भारत सरकार के साथ इसाक और मिवाह ग्रुप समझौते में शामिल हो गया और इसी ग्रुप की वर्तमान समय में नागालैंड में सरकार है, इसाक और मिवाह ग्रुप की। खापलांग ग्रुप भारत के साथ समझौते में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी भी तरीके से इंसर्जेंसी को कंटिन्यू रखना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि उसने भारत और म्यांमार के बीच ये जो जंगल हैं, इन जंगलों में उसने अपने कैंप बना लिए और वहीं से उग्रवादी हिंसा को जन्म देने लगा। उल्फा को चीन से मदद मिलती थी, NSCN, उल्फा, इन सबको चीन, पाकिस्तान, इन सभी से सहायता मिलती थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, चीन की सरकार के द्वारा हथियार, पैसे सब कुछ दिए जाते थे। भारत सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाया, जिससे ये उग्रवाद का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हों। जब नहीं हुआ तो फिर इनके खिलाफ कार्यवाही भी शुरू की गई। ऑपरेशन राइनो चलाया गया उल्फा उग्रवादियों के बीच और उल्फा उग्रवादियों का समापन करने के लिए भूटान से मदद ली गई, क्योंकि ये भूटान है और ये आसाम है। तो भूटान और आसाम के जंगलों में उल्फा उग्रवादियों ने, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, इनके उग्रवादियों ने अपने कैंप बना लिए। अब जब इन्होंने अपने कैंप बना लिए तो बिना भूटान की सरकार की मदद के हम सामना नहीं कर सकते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, भूटान से मदद मांगी गई। भूटान की रॉयल आर्मी का नेतृत्व वहां के नरेश ने खुद किया और हमारी सेना ने मिलकर के ऑपरेशन राइनो 2 चलाया और उल्फा उग्रवादियों का समूल नाश कर दिया। जो बड़े उग्रवादी थे वो भारत छोड़कर भाग गए। परेश बरुआ चीन भाग गया, आज भी उसे चीन ने प्रोटेक्शन दे रखा है, आज भी वो चीन के संरक्षण में है। अनूप चेतिया जैसे लोग बांग्लादेश चले गए और अनूप चेतिया जैसे लोगों को जब शेख हसीना की सरकार आई तो शेख हसीना ने अनूप चेतिया को अरेस्ट करके भारत सरकार को सौंप दिया। तो इस तरीके से एक्शन होते रहे। फिलहाल वर्तमान समय में उल्फा के जो भी थोड़े बहुत गिने चुने कैडर के लोग थे उन्होंने वर्तमान सरकार के साथ समझौता कर लिया है और पूरी तरीके से हथियार डाल देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है। हालांकि परेश बरुआ जैसे जो उल्फा के पुराने और बड़े नेता थे, जो संस्थापक थे, वो गिरफ्त में नहीं आ सके, पकड़े नहीं जा सके, क्योंकि आज भी वो चीन की गिरफ्त में है। चीन ने उन्हें प्रोटेक्शन दे रखा है, ऐसा कहा जाता है, हमारी इंटेलिजेंस की ऐसी रिपोर्ट है। तो इस तरीके की कार्यवाहियां की जा रही हैं। दूसरी ओर डेवलपमेंट को हम तेजी से प्रमोट कर रहे हैं। हमने बताया कि वर्तमान प्रधानमंत्री का सख्त निर्देश है कि भारत का एक कैबिनेट मंत्री प्रति माह नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर जरूर जाएगा, रोटेशन उन्होंने तय कर रखा है। चीन को इससे बहुत चिढ़ है, लेकिन डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार लिया गया पूरा पैसा नॉर्थ ईस्ट को दे दिया गया डेवलप करने के लिए। वर्तमान
सरकार ने योजना बनाई है और उस योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट की ये जितनी राजधानियां हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, इन सारी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। बेहद कठिन कार्य है, क्योंकि त्रिपुरा को छोड़ करके, त्रिपुरा अधिकांश मैदानी इलाका है, वहां पहाड़ कम है और जो पहाड़ है वो कम ऊंचाई के पहाड़ हैं। त्रिपुरा को छोड़कर शेष भाग ज्यादा पहाड़ी भाग है और ऊंचे पहाड़ हैं, घने पहाड़ हैं, बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। इसलिए त्रिपुरा में तो रेल नेटवर्क आसान है, लेकिन बाकी सभी जगहों पर रेल नेटवर्क बेहद कठिन है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि उन कठिन परिस्थितियों में भी जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क बना है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना है कि पूर्वोत्तर की ये जो 7 राजधानियां हैं, उन 7 राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाए। नतीजा यह है कि मिजोरम में भी अब ट्रेन चलने लगी है, त्रिपुरा में तो चल ही रही थी, और अन्य सभी राज्यों में भी ट्रेनें बिछाई जा रही हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही हैं, जिससे इन 7 राज्यों को रेलवे लाइन से कनेक्ट किया जाए। पूर्वोत्तर के 7 राज्य बेहद खूबसूरत हैं, कुछ एरिया स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन पर्यटन के लिए इनको एक्सप्लोर नहीं किया गया। इसलिए पर्यटन यहाँ एक आकर्षक व्यवसाय हो सकता है, कारोबार हो सकता है, इसके लिए फोकस किया जाए। तो इसके लिए फोकस किया जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा 7 राज्यों की कनेक्टिविटी बड़ी पुअर रही है, इसीलिए बांग्लादेश ने कहा चीन से आओ यहाँ कब्जा कर लेते हैं। लैंड लॉक्ड कहा जा रहा है। वर्तमान समय में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ये भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग योजना शुरू की है। इस त्रिपक्षीय राजमार्ग योजना का बड़ा हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। केवल म्यांमार का वो हिस्सा जहां हिंसा है, उग्रवाद है, क्योंकि म्यांमार में वर्तमान समय में लोकतांत्रिक शासन है नहीं, तो वो हिस्सा कंप्लीट नहीं हो पाया है। जैसे ही वो हिस्सा कंप्लीट होगा, आप दिल्ली से कार उठाएंगे और कार से सीधे थाईलैंड पहुंच जाएंगे, ड्राइव करते हुए, अगर लॉन्ग ड्राइव के शौकीन है तो इस तरीके की कनेक्टिविटी स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात, ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है लैंड लॉक्ड रहा है, समुद्र नहीं है आसपास, क्योंकि ये सब हिस्सा तो हमने दे दिया था उस समय, पाकिस्तान को ही दे दिया था। तो वर्तमान समय में कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ये कोलकाता से होते हुए, हुबली होते हुए सितवे, ये सितवे बंदरगाह है, इस सितवे बंदरगाह कालादान नदी होते हुए पलेटवा कलेटवा, यहाँ ये बंगाल की खाड़ी से भारत को जोड़ेंगे। यहाँ सितवे बंदरगाह से कलेटवा पलेटवा ये होते हुए, यानी ये जो कालादान रिवर है, कालादान नदी होते हुए हम मिजोरम में प्रवेश कर जाएंगे, और मिजोरम में जोरनपुरी तक, यानी मिजोरम में अंदर तक अच्छी हाईवे तैयार किए जा रहे हैं। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि हम यहां से समुद्र के रास्ते, यानी जहाज के रास्ते जाएंगे। ये जो कालादान नदी है, जिसमें कलेटवा पलेटवा से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस कलेटवा पलेटवा में हम लोग रिवर से आगे बढ़ेंगे, नदी को ट्रांसपोर्ट वाहन का तरीका बनाया गया है, और फिर आगे चल करके सड़क मार्ग को अपनाया गया है, फिर आगे वो रेल मार्ग से कनेक्ट किया ही जा रहा है। तो इसमें समंदर, नदी, सड़क, रेल सब शामिल होगा। तो ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। इस तरीके से अब अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में प्रोडक्शन हब बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि पहले प्राइवेट कंपनियां नहीं जाती थी नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि कनेक्टिविटी जीरो थी। इधर से लाने में सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, चिकन नेक जिसको कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लाने में कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अब इस समंदर के रास्ते से अगर उत्पादन लाएंगे तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा उद्योग बढ़ा सकते हैं। त्रिपुरा में उद्योग खूब लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर समतल एरिया है, मैदानी एरिया है। त्रिपुरा के सबरूम से चटगांव के पास रामगढ़ को कनेक्ट कर दिया गया है। इसको मैत्री पुल का नाम दिया गया। अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया था कुछ दिन पहले। त्रिपुरा के सबरूम से बांग्लादेश में रामगढ़ है, रामगढ़ को पुल से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसको मैत्री पुल का नाम दिया गया है। ये जो बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह है, इस चटगांव बंदरगाह से त्रिपुरा की दूरी अब केवल 80 किलोमीटर हो गई है, केवल 80 किलोमीटर। और वो बढ़िया एक्सप्रेसवे बनाया गया है, हाईवे बनाया गया है कि 80 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में कवर हो जाएगी, आसानी से 1 से 1.5 घंटे में कवर हो जाएगी। इस तरीके से अब त्रिपुरा से चटगांव बंदरगाह केवल 1.5 किलोमीटर की, केवल 1.5 घंटे की दूरी पर रह गया है। इसलिए जिससे कि हम यहां भी त्रिपुरा को समुद्र के रास्ते से कनेक्ट कर सकें। तो अगर हम त्रिपुरा में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका फायदा मिलेगा। तो वर्तमान समय में जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, वो मल्टी डायमेंशनल तरीके से नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये तो यूनुस ने आके सब गड़बड़ कर दिया, कट्टरपंथियों ने सब गड़बड़ कर दिया। इसीलिए कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द फूल्स, फॉर द फूल्स एंड बाय द फूल्स। लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, मूर्खों के लिए है और मूर्खों के द्वारा है। बांग्लादेश ने इसको पूरी तरीके से साबित कर दिया। बांग्लादेश ने इसको पूरी तरीके से साबित कर दिया। पूरी तरीके से साबित इसलिए कर दिया क्योंकि इतनी बढ़िया लोकतांत्रिक सरकार चल रही थी, लेकिन कट्टरपंथियों ने अंग्रेजी टुटपुजिए बन करके, अमेरिका के चंगुल में फंस करके कट्टरपंथियों के हाथों में शासन दे दिया और लोकतांत्रिक सरकार को खत्म कर दिया। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, कुल्हाड़ी नहीं मार ली, कुल्हाड़ी रख करके उस पर खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश विनाश की ओर है। वरना ये तो डेवलपमेंट के काम थे। इसके अलावा भारत सरकार की जो परियोजना है, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश ट्रेन चलाई जा रही है, इधर जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश ट्रेन चलाई जा रही है, इधर जब ये 7 राजधानियां जुड़ जाएंगी तो यहां से बांग्लादेश ट्रेन चलाई जा रही है। और इस तरीके से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट को कहते थे कि कनेक्टिविटी नहीं है, ये बांग्लादेश के रास्ते नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी सड़क मार्ग से भी, रेल मार्ग से भी तेजी से कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन भला हो उन दुष्ट लोगों का जिन्होंने इस पर पानी फेर दिया, नुकसान हो उन दुष्ट लोगों का, क्योंकि हम तो बांग्लादेश का भला चाहते थे, क्योंकि बांग्लादेश की कनेक्टिविटी चारों तरफ से बढ़ेगी तो बांग्लादेश का भला होगा। लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने अपने ही हाथों अपनी तरक्की को नष्ट कर लिया, क्योंकि अपने हाथों अपने आप को कट्टरपंथियों को सौंप दिया। तो ये जो एक प्रॉपर कनेक्टिविटी की योजना बनाई गई, इस प्रॉपर कनेक्टिविटी की योजना को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। ट्रेनें चल रही हैं,
जलपाईगुड़ी से ढाका ट्रेन जा रही है, पश्चिम बंगाल से ट्रेन जा रही है, त्रिपुरा से चलाने की योजना बना ली गई थी, आसाम से सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी की योजना बना ली गई थी, हाईवेज एक्सप्रेसवेज की योजना बना ली गई थी, सब खत्म कर दिया। एनीवे, फिलहाल पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर ध्यान दिया जा रहा है। बांग्लादेश के साथ हमारी जो लैंड डिस्प्यूट्स थे, बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे, 2015 के बाद बांग्लादेश के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स पूरी तरीके से खत्म कर लिए गए, जीरो कर लिए गए। लोकतांत्रिक सरकारों का ये मतलब होता है। शेख हसीना की सरकार आई, उसका नतीजा ये हुआ कि भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत हुई और जितने भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे वो सारे बाउंड्री डिस्प्यूट खत्म हो गए। नदियों, भारत और बांग्लादेश 54 नदियां साझा करते हैं, उनमें से कुछ नदियां नॉर्थ ईस्ट से भी होकर के गुजरती हैं, उनको भी लेकर के डिस्प्यूट था, लेकिन वो समाधान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोकल इश्यूज थे, तो इन कारणों से कुछ पर समाधान नहीं हो पाया। अदरवाइज मैक्सिमम मुद्दों पर समाधान हो गया। इसके अलावा इनर लाइन परमिट लागू किया गया है। इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट का मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के क्षेत्र इनर लाइन परमिट में आते हैं। जो पूरा का पूरा मणिपुर है इनर लाइन परमिट के दायरे में आता है। नागालैंड का अधिकांश हिस्सा कोहिमा को छोड़कर इनर लाइन परमिट के दायरे में आता है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का भी अधिकांश हिस्सा इनर लाइन परमिट के दायरे में आता है। इनर लाइन परमिट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। जैसे पूरा मणिपुर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है आईएलपी के अंतर्गत, इनर लाइन परमिट के अंतर्गत। प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने के बाद अब अगर मणिपुर में किसी को भी जाना है, नागालैंड किसी को भी जाना है, तो बिना परमिशन के कोई नहीं जा सकता, बिना अनुमति के कोई नहीं जा सकता। हर जगह पर एयरपोर्ट से जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर बिना आईएलपी के नहीं निकल सकते। सड़क मार्ग से जाते हैं तो चेक पोस्ट हैं, बिना इनर लाइन परमिट दिखाए प्रवेश नहीं कर सकते। तो बिना इनर लाइन परमिट के प्रवेश नहीं मिलेगा। आसानी से मिल जाती है। इनर लाइन परमिट दो पर्पज से होती है। पर्यटन आदि के लिए शॉर्ट टर्म परमिट होती है, छोटे समय के लिए परमिट होती है, जैसे 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए परमिट मिल जाती है। आप भारत का वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड दिखाएंगे, मिल जाएगा। जो व्यवसाय, नौकरी आदि इन सब के लिए है प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी प्राइवेट सेक्टर में, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म परमिट मिलती है। लॉन्ग टर्म परमिट का मतलब हो गया 6 महीने के लिए मिल जाए, 1 साल के लिए मिल जाए, 2 साल के लिए मिल जाए, जैसी आवश्यकता है उस तरीके से लॉन्ग टर्म परमिट दी जाती है। रिन्यूअल होता है, रिन्यू होता रहता है। इसका पर्पज ये है कि इन क्षेत्रों में आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जाए, जिससे इन क्षेत्रों को अवैध घुसपैठ से बचाया जा सके और जो अवैध घुसपैठिए आएंगे उन्हें धक्के मार के वहां से निकाला जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है, अवैध घुसपैठिए तो पहले ही घुसपैठ कर चुके हैं। जैसे मणिपुर में केवल मैतेई होते थे और बाकी कुछ जनजातियां रहती थी, वहां मुस्लिम जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वहां अवैध घुसपैठ हुई और वहीं मणिपुर के लोगों को कन्वर्ट करके पंगल मुस्लिम, वहां के मुसलमानों को पंगल मुस्लिम कहते हैं, तो वहां पंगल मुस्लिम पैदा हो गए। कन्वर्टेड मुस्लिम है, सब कन्वर्टेड मुस्लिम है, तो वहां पंगल मुस्लिम की प्रजाति पैदा हो गई। तो अब ये भी अवैध घुसपैठिए हैं सारे के सारे, लेकिन अब चूंकि काफी पहले आके रह चुके हैं, बस चुके हैं, मकान बना लिया है, जमीन है, तो अब उनको वहीं का बाशिंदा मान लिया गया, वहीं का उनको निवासी मान लिया गया। लेकिन डेमोग्राफिक चेंजेस हर जगह आए हैं अवैध घुसपैठ के माध्यम से। दुर्भाग्य का विषय यह है कि अवैध घुसपैठ पर आज भी कंट्रोल नहीं है। आसाम आज भी अवैध घुसपैठ का शिकार है, पश्चिम बंगाल वगैरह और देश के हिस्से तो हैं ही हैं, क्योंकि अब उधर नॉर्थ ईस्ट में जो वर्तमान सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार, वो घुसपैठ को लेकर के बहुत कट्टर है। इसलिए अब जो घुसपैठियों का रुख है वो नॉर्थ ईस्ट के बजाय वो शेष ईस्ट बन चुका है। शेष ईस्ट का मतलब है पश्चिम बंगाल उनके लिए घुसपैठ का सबसे कंफर्ट जोन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार घुसपैठियों के लिए ओपन गेट खोल करके रखती है, खुला दरवाजा खोल करके रखती है। यहां तक कि चुनाव में पश्चिम बांग्लादेश से लोगों को प्रचार करने के लिए बुलाती है। जब पिछली बार इलेक्शन हुआ तो बांग्लादेश में प्रचार करने के लिए, पश्चिम बंगाल में प्रचार करने के लिए बांग्लादेशी लोगों को बुलाया गया था। जब इस बात की जानकारी इलेक्शन कमीशन को की गई तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करवा करके और सीआरपीएफ की निगरानी में उन्हें सरकार से कहकर भारत से बाहर करवाया। ये तो हालात है लोकल पॉलिटिक्स के, लोकल सरकार के। और वो पश्चिम बंगाल की सरकार है वर्तमान समय में। सरकार ने बुलाया था, अपने पैसे से बुलाया था बांग्लादेश से लोगों को भारत में, पश्चिम बंगाल में चुनाव में प्रचार करने के लिए। तो बेहद चिंताजनक स्थितियां हैं, बेहद खतरनाक स्थितियां हैं। लेकिन फिलहाल वो एक अलग बात है, हम लोग तो अभी केवल नॉर्थ ईस्ट पर फोकस करें। ये तो ऑन रिकॉर्ड है जो मैं बातें कह रहा हूं, ये तो रिटन फैक्ट है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो समस्याएं आज भी गंभीर हैं, क्योंकि अवैध घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। यहां से जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, बड़े पैमाने पर रोहिंग्या घुसपैठिए यहां से प्रवेश करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्योंकि सीमाएं खुली हैं। बांग्लादेश से भी रोहिंग्या घुसपैठिए भारत में प्रवेश करते हैं, बंगाली घुसपैठिए प्रवेश करते हैं। यहां एक एफएमआर, फ्री मूवमेंट रिजीम का कॉन्सेप्ट भी लागू था। फ्री मूवमेंट रिजीम का मतलब यह था कि भारत और म्यांमार के लोगों में बड़ी आपसी सामाजिक सांस्कृतिक एकता है, तो इसको बनाए रखने के लिए 16 किलोमीटर तक बिना वीजा और पासपोर्ट के आने जाने की परमिशन थी। तो एफएमआर भी लागू किया गया था। लेकिन फिलहाल अब एफएमआर को वर्तमान समय में मैतेई और कुकी के संघर्ष के बाद रद्द कर दिया गया। मैतेई और कुकी का संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि जो पूरा मणिपुर है वो एक फुटबॉल के मैदान की तरीके से है। यहाँ पे जो मैदान है, बहुत छोटा सा हिस्सा है मैदान, यहाँ पे मैतेई रहते हैं, पंगल मुसलमान भी रहते हैं। ये मुसलमान है, कम संख्या है, मैतेई की संख्या ज्यादा है। ये जो पहाड़ हैं, पहाड़ों पर बाकी जो जनजातियां हैं, कुकी है, जो है, चिन है, नगा है इत्यादि, ये सब जनजातियां रहती हैं इन पहाड़ी क्षेत्रों पर। जो मैतेई की पॉपुलेशन है ये लगभग 65% पॉपुलेशन है, 64-65% पॉपुलेशन है। ये जो इन जनजातियों की पॉपुलेशन है ये लगभग 35% के आसपास की इनकी पॉपुलेशन है। लेकिन इस 64 पॉपुलेशन के पास केवल लगभग 10% जमीन पर कब्जा है, ये केवल 10% जमीन है। ये बाकी जो 90% जमीन है उस 90% भूभाग पर इन बाकी जनजातियों का कब्जा है। लेकिन
जो शासन प्रशासन में बैठे लोग रहे हैं वो चूंकि मेइतेई मैदान में रहते थे, पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, यही लोग सरकार बनाते चलाते थे, तो सरकारों में इनका प्रतिनिधित्व ज्यादा था। लेकिन धीरे धीरे जब बाकी इन सबको रिजर्वेशन मिल गया, क्योंकि जो चिन्ह लगा इन सबको, तो सरकारों में इनकी संख्या बढ़ने लगी, मेइतेई की संख्या घटने लगी। मेइतेई 1949 के पहले जनजातियां थी, लेकिन जब इनको सामान्य वर्ग बना दिया गया, जनरल कैटेगरी बना दिया गया और बाकी जनजातियों को रिजर्वेशन दे दिया गया, तो मेइतेई की संख्या कम होने लगी। तो मेइतेई को लगा कि ऐसे तो हम विलुप्त हो जाएंगे, तो इन्होंने फिर डिमांड करनी शुरू की कि भाई हमको जनजाति का दर्जा वापस दो, क्योंकि हम पहले भी जनजातियां थे। 1949 में हमारी जनजाति का दर्जा खत्म कर दिया गया, तो हमको फिर से जनजाति का दर्जा वापस दे दो। तो जब इन्होंने फिर से जनजाति का दर्जा वापस करने की मांग शुरू की और सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, तो इन्होंने मणिपुर हाईकोर्ट में मुकदमा कर दिया। मणिपुर हाईकोर्ट ने पूरा इनका इतिहास पढ़ा, समझा, देखा और मणिपुर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया, ये अप्रैल 2023 की बात है, कि भाई इनकी मांग पर विचार क्यों नहीं करते हो, इनको जनजाति का दर्जा देने की मांग पर विचार क्यों नहीं करते हो। बस हाईकोर्ट के इस जजमेंट के आने के बाद फिर क्या था, ये जो बाउंड्री लाइन पर रहने वाली जनजातियां थी, क्योंकि जनजाति के लोग म्यांमार में भी हैं, चिन जो म्यांमार में भी हैं और भारत में भी हैं, क्योंकि बाउंड्री लाइन पर ही है, सामाजिक सांस्कृतिक एकता है। नतीजा ये हुआ, पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है, इन सब ने मिलकर के मेइतेई पर हमला बोल दिया। एक बेसिकली ट्राइबल मूवमेंट, स्टूडेंट ट्राइबल मूवमेंट बुलाया गया और स्टूडेंट ट्राइबल मूवमेंट ने मेइतेई को आरक्षण दिए जाने का विरोध शुरू कर दिया कि मेइतेई को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मेइतेई इनके विरोध में चले आए कि भाई हाईकोर्ट का आदेश है कि हाईकोर्ट हमारे मांग पर विचार करे, तो हमको आरक्षण क्यों ना दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि मेइतेई और कुकी के बीच संघर्ष शुरू हो गया। और हमने पहले ही बताया है कि यहाँ हर ग्रुप के पास अलग अलग हथियारबंद गिरोह हैं। नतीजा ये हुआ कि यह संघर्ष हथियारबंद संघर्ष के रूप में कन्वर्ट हो गया और इस हथियारबद्ध संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर गंभीर हिंसा शुरू हो गई और मेइतेई और कुकी के बीच इस हिंसा ने लगभग 250 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली। फिलहाल अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन इंपोज कर दिया गया है। तो ये व्यवस्थाएं हैं, उपाय इन्हीं सारी चीजों को और तेजी से अच्छे से आगे करना पड़ेगा, तो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का अंतिम समाधान हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के बारे में, लिखो पूर्वोत्तर के बारे में। समझ में आ गया होगा पूरा पूर्वोत्तर, लिखो पूर्वोत्तर के बारे में। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य भारत की लगभग 8% भूभाग, 8% भूभाग और 3% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी 98% सीमाएं अंतरराष्ट्रीय हैं। 98% जो बाउंड्री है वो इंटरनेशनल है। 98% सीमाएं अंतरराष्ट्रीय हैं। यहां 125 से अधिक प्रकार की, यहां 125 से अधिक प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। 125 से अधिक किस्म की जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें परस्पर सहयोग और विश्वास का अभाव रहा है। अब लिखो इंसर्जेंसी का कारण। इंसर्जेंसी का कारण, पहला पॉइंट लिखो। प्रायः पृथक गृह भूमि के लिए, सेपरेट होमलैंड के लिए, प्रायः पृथक गृह भूमि के लिए आंदोलन चलाए जाते रहे हैं। दूसरा, आधारभूत संरचनाओं का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। दूसरा, सामाजिक आर्थिक विकास का अभाव, सामाजिक आर्थिक विकास का अभाव। अगला पॉइंट, सामाजिक आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग का अभाव, सामाजिक आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग का अभाव। अगला पॉइंट, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण के लिए, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण के लिए समय समय पर होने वाले आपसी संघर्ष, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण के लिए समय समय पर होने वाले आपसी संघर्ष। अगला पॉइंट लिखो, जनजातियों में परस्पर सहयोग और विश्वास का अभाव, परस्पर सहयोग और विश्वास का अभाव और उनके आत्मरक्षा के लिए, उनकी आत्मरक्षा के लिए हथियारबंद लोगों का समूह। अगला पॉइंट, सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और अवैध कारोबार, सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और अवैध कारोबार। जैसे भारत डेथ ट्रायंगल के निकट है। कहां लिखा डेथ ट्रायंगल? यह भारत डेथ ट्रायंगल के निकट है। इसको गोल्डन ट्रायंगल भी कहते थे पहले, वर्तमान सरकार इसको डेथ ट्रायंगल कहती है। यह म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का भाग है। यह म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का भाग है, जो अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है, अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहीं से ड्रग की तस्करी भी बड़े पैमाने पर होती है, यहीं से ड्रग की तस्करी भी बड़े पैमाने पर होती है। अब लिखो भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। लिखो भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों में पहला पॉइंट लिखो, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए
पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा बहुआयामीय रणनीति अपनाई गई है। भारत सरकार द्वारा बहुआयामीय रणनीति अपनाई गई है। विकास सीमा सुरक्षा, विकास सीमा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास पर बल दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास पर बल दिया जा रहा है। 2001 में भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अलग मंत्रालय की स्थापना की, जो पूर्वोत्तर राज्यों के विकास निवेश करने, जो पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और निवेश करने, विकास नीतियां बनाने, निगरानी करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, यानी केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम करता है, नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। वर्तमान समय में पूर्वोत्तर में निवेश और विकास को तीव्र गति दी गई है, तीव्र गति दी गई है। पूर्वोत्तर की 7 राजधानियों को, पूर्वोत्तर की 7 राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, इत्यादि इसी तरीके के काम किए गए हैं। रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। उग्रवाद के समाधान के लिए, उग्रवाद के समाधान के लिए उग्रवादियों से वार्ता की जा रही है, उग्रवादियों से वार्ता की जा रही है, समझौते किए जा रहे हैं और उग्रवाद को त्यागने पर बल दिया जा रहा है, उग्रवाद को त्यागने पर बल दिया जा रहा है। जैसे बोडो शांति समझौता, कार्बी शांति समझौता, ब्रू रियांग समझौता, नागालैंड से युद्ध विराम समझौता, उल्फा के साथ समझौता। तो ये सब तमाम हैं जो समझौते किए गए हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, एनएलएफटी के साथ समझौता, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। तो ये सब समझौते विगत वर्षों में किए गए हैं, बहुत सारे। अगला पॉइंट लिखो। पूर्वोत्तर में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है, अभी तक आया नहीं है लेकिन किया जा रहा है, त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों में आ सकता है। अगला पॉइंट लिखो। पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों के विकास पर बल दिया जा रहा है, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों के विकास पर बल दिया जा रहा है। सीमा विवाद का समाधान किया गया है, सीमा विवाद का समाधान किया गया है। अगला पॉइंट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए जा रहे हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए जा रहे हैं। गंगा मेकॉन्ग परियोजना लागू की गई है, गंगा मेकॉन्ग सहयोग, मेकॉन्ग गंगा सहयोग, एमजीसी कहते हैं, मेकॉन्ग गंगा सहयोग, मेकॉन्ग गंगा सहयोग परियोजना शुरू की गई है। अगला पॉइंट, पड़ोसी देशों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी विकसित की जा रही है, पड़ोसी देशों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी विकसित की जा रही है। जैसे बांग्लादेश के साथ मैत्री पुल का निर्माण, बांग्लादेश के साथ मैत्री पुल का निर्माण, म्यांमार भारत थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का विकास, म्यांमार भारत थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का विकास। कोलकाता से सितवे होते हुए, कोलकाता से सितवे बंदरगाह अभी पढ़ाया था, कोलकाता से सितवे होते हुए मिजोरम तक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अगला पॉइंट लिखो। सीमा पार से होने वाले व्यापार कारोबार, सीमा पार से होने वाले व्यापार कारोबार पर निगरानी रखी जा रही है, व्यापार कारोबार पर निगरानी रखी जा रही है। अवैध घुसपैठ, अवैध व्यापार को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अगला पॉइंट, सिविल प्रशासन की क्षमता में सुधार किया जा रहा है,
अगला पॉइंट, आवश्यकता के अनुसार कुछ क्षेत्रों में, आवश्यकता के अनुसार कुछ क्षेत्रों में कभी कभी आफ्स्पा कानून लागू किया गया है। आफ्स्पा आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी लिख लो। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, लगाया जाता है, हटाया जाता है, लगाया जाता है, हटाया जाता है। कुछ थाना क्षेत्रों में जहां स्थितियां गंभीर है वहां लगा देते हैं, नॉर्मल होती है फिर हटा देते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर हटा देते हैं। तो आफ्स्पा कानून लगाया जाता है। मणिपुर में सबसे लंबे समय तक था, वापस ले लिया गया है। आफ्स्पा अलग से पढ़ेंगे, अभी केवल एक लाइन लिख लो। अगला पॉइंट लिखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में इनर लाइन परमिट लागू की गई है, में इनर लाइन परमिट लागू की गई है। इसके माध्यम से, इसके माध्यम से प्रतिबंधित घोषित किए गए क्षेत्र में, इसके माध्यम से प्रतिबंधित घोषित किए गए क्षेत्र में लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया जाता है, लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में सरकार की अनुमति के बिना लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता, सरकार की अनुमति के बिना लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। पर्यटन के लिए अल्प अवधि की परमिशन मिलती है, पर्यटन के लिए अल्प अवधि की परमिशन मिलती है, जबकि नौकरी और व्यवसाय के लिए दीर्घ अवधि की परमिशन मिलती है, नौकरी और व्यवसाय के लिए दीर्घ अवधि की परमिशन मिलती है। सरकारी अधिकारी और सुरक्षा बल के जवान इससे मुक्त हैं, उनको जरूरत नहीं होती। अब लिखो चुनौतियां, वर्तमान चुनौतियां। पहला पॉइंट लिखो, सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ। दूसरा पॉइंट लिखो, सीमा पार से होने वाला अवैध कारोबार, सीमा पार से होने वाला अवैध कारोबार। डेथ ट्रायंगल वाला हिस्सा लिख सकते हो। अगला पॉइंट लिखो, अनेक उग्रवादी समूहों, अनेक उग्रवादी समूहों द्वारा कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारों का चलाया जाना, कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारों का चलाया जाना। अगला पॉइंट, घुसपैठियों के साथ होने वाला यदाकदा संघर्ष, घुसपैठियों के साथ होने वाला यदाकदा संघर्ष। अगला पॉइंट लिखो, विकास का अभाव, अभी तो विकास है लेकिन थोड़ा बहुत तो अभी अभाव है ही। अगला पॉइंट लिखो, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव। अगला पॉइंट लिखो, शांति प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली चुनौतियां या बाधाएं, शांति प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली चुनौतियां या बाधाएं, जैसे, जैसे जनजातियों का आपसी संघर्ष, जनजातियों का आपसी संघर्ष, ब्रैकेट में लिखो मेइतेई कुकी 2023, कमा जनजातियों के मध्य परस्पर विश्वास में कमी, जनजातियों के मध्य परस्पर विश्वास में कमी, कमा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, और उग्रवादियों के हथियारबंद समूहों के द्वारा, उग्रवादियों के हथियारबंद समूहों के द्वारा समानांतर व्यवस्था का संचालन, समानांतर व्यवस्था का संचालन। अब लिखो उपाय, क्या उपाय किए जाने चाहिए। उपाय में लिखो, पहला पॉइंट, खुली सीमाओं की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाए और बाड़े लगाई जाए, फेंसिंग, कटीले तार, खुली सीमाओं की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाए और बाड़े लगाई जाए, कटीले तार लगाए जाए। अगला पॉइंट, अवैध घुसपैठ और अवैध कारोबार के लिए जीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्य किया जाए, अवैध घुसपैठ और अवैध कारोबार के लिए जीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्य किया जाए। अगला पॉइंट लिखो, भारत के नागरिकों के लिए अलग रजिस्टर, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स निर्मित किया जाए, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स निर्मित किया जाए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को अब नहीं माना जा रहा है कि ये बहुत सिटीजनशिप के कार्ड हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं। अभी एक मामला सामने आया है कि इसको पॉलिटिकल नहीं लेना है, मैं केवल एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से विवाह किया, वे भारत आ गई, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली थी, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल कर लिया गया और वो भारत में उन्होंने वोट देना शुरू कर दिया। वोटर आईडी कार्ड तब वोटर आईडी कार्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था, बस केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करना होता था। लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो गया, जबकि मतदाता सूची में केवल नागरिकों का नाम शामिल होता है, और वो वोट देने लगी थी, जबकि नागरिकता उसके 4 साल बाद उन्हें मिली। तो बहुत गंभीर मामला है, लेकिन ये बड़े लोगों का मामला है। ऐसे छोटे मामले बहुत असंख्य हैं हमारे यहाँ, करोड़ों मामले हैं, ऐसे करोड़ों मामले हैं इस देश में, लेकिन उन करोड़ों मामलों का कोई संज्ञान नहीं लेता क्योंकि लोकल नेता प्रोटेक्ट करते हैं, मामला शिकायत में नहीं जाता और तमाम चीजें नहीं होती। लेकिन ये बड़ा मामला है जो इस बात को दर्शाता है कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। बिहार में अभी जब स्पेशल रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हुई तो पता चला कि जिन जिन जिलों की जनसंख्या 100 है वहां 140 135 आधार कार्ड हैं, यानी एक व्यक्ति या तो 2 आधार कार्ड होंगे। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जाती है। इसका मतलब है कि 100 लोग रहते हैं और 135 के आधार कार्ड बने हैं, तो 35 लोग कौन है जिनके आधार कार्ड बने हैं? घुसपैठी हैं, घुसपैठी हैं, यानी 100 में 35, बहुत चिंता की बात है। 1 लाख में 35,000 लोग,
ये तो पूरा वोट ही पलट देंगे, ये तो पूरा वोट ही पलट देंगे, रिजल्ट ही पलट देंगे। 1 लाख में 35,000 लोग अगर घुसपैठी हो गए तो, फर्जी हो गए तो ये बेहद चिंता का विषय है। इसलिए एनआरसी बनना बहुत जरूरी है। केवल आसाम में है वर्तमान समय में बनाई गई, लेकिन वो बहुत घटिया तरीके से बनाई गई, क्योंकि 1971 को बाउंड्री लाइन बनाई गई। 1971 को नहीं, 1947 को बाउंड्री लाइन बनाना चाहिए था। तो लेकिन अब ठीक है, राजनेता जो आपसी विचार विमर्श करके जो निर्णय ले लें, हम लोग क्या कर सकते हैं। जनता की आवाज़ कहाँ सुनी जानी, जनता इतनी जागरूक भी नहीं इस देश की कि वो इन सारी बातों को समझ सके। विरोध कर रहे हैं, नेता भी विरोध कर रहे हैं, तो तैयार किया जाए भारत के नागरिकों के लिए। अगला पॉइंट लिखो, विकास की गति को तीव्र किया जाए, विकास की गति को तीव्र किया जाए। पूर्वोत्तर को पर्यटन का हब बनाया जाए, बना रहे हैं, काम चल रहा है, लोग जा रहे हैं। अभी मेघालय कुछ लोग गए थे, पता चला था आप लोगों को न्यूज़ में। पूर्वोत्तर को पर्यटन का हब बनाया जाए। अगला पॉइंट, शांति वार्ता और समझौतों में तेजी लाई जाए, शांति वार्ता और समझौतों में तेजी लाई जाए। अगला पॉइंट, निजी निवेश और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए, निजी निवेश और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए। त्रिपुरा वगैरह में पेट्रोलियम वगैरह के भी चांसेस बहुत हैं, ऐसा कहा जाता है, जो हमारी पुरानी रिपोर्ट है ऐसा कहा जाता है, तो उनको खोजा जा सकता है। अगला लिखो, मेइतेई कुकी संघर्ष, हेडिंग लिखो, मेइतेई कुकी संघर्ष, मेइतेई कुकी संघर्ष में लिखो, ऐसे बना भी सकते हो जैसे हमने ये बनाया था। लिखो, मेइतेई 1949 से पहले जनजातियां थीं, 1949 से पहले जनजातियां थीं, किंतु अब उनका जनजाति का दर्जा समाप्त कर दिया गया, किंतु इसके बाद जनजाति का दर्जा समाप्त कर दिया गया। उन्होंने मणिपुर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की, मणिपुर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की, जिसने 2023 अप्रैल 2023 में जिसने अप्रैल 2023 में सरकार को निर्देश दिया, सरकार को निर्देश दिया कि मेइतेई की मांगों पर विचार किया जाए, मेइतेई की मांगों पर विचार किया जाए। परिणाम स्वरूप न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑफ मणिपुर ने, ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑफ मणिपुर ने विरोध प्रदर्शन किया, ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑफ मणिपुर ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ प्रतिक्रिया में हिंसा की शुरुआत हो गई, हिंसा की शुरुआत हो गई, जो मेइतेई कुकी संघर्ष में परिवर्तित हो गया, जो मेइतेई कुकी संघर्ष में परिवर्तित हो गया। पैरा चेंज करके लिखें, मेइतेई का मानना है कि उनकी जनसंख्या लगभग 64% है, मेइतेई का मानना है कि उनकी जनसंख्या लगभग 64% है, किंतु लगभग 10% भूभाग पर ही उनका अधिकार है, किंतु लगभग 10% भूभाग पर ही उनका अधिकार है, क्योंकि वे जनजातीय क्षेत्रों में भूमि नहीं खरीद सकते, क्योंकि वे जनजातीय क्षेत्रों में भूमि नहीं खरीद सकते। कुकी जो चिन इत्यादि, कुकी जो चिन इत्यादि जनजातियों की संख्या, जनजातियों की संख्या मणिपुर में लगभग 35% है, लगभग 35%, किंतु मणिपुर की लगभग 90% जमीन पर इनका अधिकार है, मणिपुर की लगभग 90% भाग पर इनका अधिकार है। इनका मानना है, इनका मानना है कि मेइतेई को जनजाति का दर्जा मिलने से, इनका मानना है कि मेइतेई को जनजाति का दर्जा मिलने से वे पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनें खरीद सकेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनें खरीद सकेंगे, भूमियां खरीद सकेंगे और आरक्षण का लाभ ले सकेंगे, और आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। अतः वे इसका विरोध कर रहे हैं, अतः वे इसका विरोध कर रहे हैं। पैरा चेंज करके लिखो, यह आपसी संघर्ष, यह आपसी संघर्ष परस्पर अविश्वास का परिणाम है, परस्पर अविश्वास का परिणाम है, और खुली सीमाओं के कारण, खुली सीमाओं के कारण हथियारों और म्यांमार की जनजातियों का सहयोग भी इन्हें मिलता रहा है, हथियारों और म्यांमार की जनजातियों का सहयोग भी इस हिंसा में मिलता रहा है। अतः भारत सरकार ने, अतः भारत सरकार ने म्यांमार के साथ हुए समझौते, अतः भारत सरकार ने म्यांमार के साथ हुए समझौते एफएमआर फ्री मूवमेंट रेजिम, एफएमआर फ्री मूवमेंट रेजिम को रद्द कर दिया है, एफएमआर फ्री मूवमेंट रेजिम को रद्द कर दिया है, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से म्यांमार और भारत के लोगों को, जिसके माध्यम से म्यांमार और भारत के लोगों को बिना पासपोर्ट और वीजा के, बिना पासपोर्ट और वीजा के एक दूसरे क्षेत्रों में, एक दूसरे के क्षेत्रों में 16 किलोमीटर तक सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों से आने जाने की स्वतंत्रता थी, 16 किलोमीटर तक आने जाने की स्वतंत्रता थी।
किंतु अब इसे रद्द कर दिया गया है। तो ये पूर्वोत्तर के बारे में पूरी चर्चा हो गई, हम लोगों ने कर लिया। वैसे तो अलग अलग स्टेट पर अलग अलग पढ़ सकते थे, लेकिन उतना डिटेल पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को ही केवल हम लोग अलग से देख लेते हैं। जैसे मेतई और कुकी हम लोगों ने देख लिया, तो पूर्वोत्तर का उग्रवाद समाप्त हो गया, समय भी समाप्त हो गया। तो अगर कुछ पूछना चाहें तो फटाफट पूछ लीजिए।